हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये हर पर्सन जो कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है या खरीदने की सोच रहा है उन सब से रिलेट करता है। हम पर जब हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रखी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे पूरी करनी है और नहीं करते तो क्या कोई इंटरेस्ट और पेनल्टीज भी हैं, तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आने वाली सेक्शन 194 IA ये कहती है कि अगर आप एक पर्सन हैं और अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी रेजिडेंट से परचेज करते हैं जिसकी कीमत 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपने अपने द्वारा की जाने वाली हर पेमेंट पर 1% TDS काट कर गवर्नमेंट को जमा कराना है। अब डिटेल में समझते हैं। पर्सन से यहाँ मतलब मेरा है इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, LLP, AOP और BOI। इमूवेबल प्रॉपर्टी का यहाँ मतलब है कोई भी लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, मकान एसेट्रा। ये कमर्शियल भी हो सकते हैं और रेजिडेंशियल भी। इसमें एक एक्सेप्शन है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होती। यानी कि अगर आप कोई रूरल एग्रीकल्चरल लैंड 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा की कीमत का खरीदते हैं तो ये सेक्शन आप पर अप्लाई नहीं होती। रेजिडेंट यानी कि NRI ना हो तो पर्सन अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करता है किसी रेजिडेंट से मोर देन 50 लाख और मोर देन 50 लाख, तो वो 1% TDS काटेगा ऑन एवरी पेमेंट। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है? जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ना हो। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी या टाउन कमेटी के अंडर आने वाला एक एरिया जिसकी पॉपुलेशन लास्ट सेंसस के हिसाब से 10,000 या उससे ज़्यादा की कैलकुलेट की गई। उस एरिया के अंदर आने वाले जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड होंगे वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएंगे। अब मान लीजिए उस एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से तो ज़्यादा है और वहाँ के जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से कम है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इस एरिया के बाहर के 2 किलोमीटर के दायरे में भी आने वाले जो प्लॉट्स हैं उनको भी अर्बन डिक्लेयर कर दिया जाए। पॉपुलेशन 1 लाख से बढ़ गई लेकिन 10 लाख से अभी भी कम है, तो उस दायरे को बढ़ा दिया गया, 6 किलोमीटर का कर दिया गया। अब 6 किलोमीटर के दायरे में भी आने वाले उस एरिया के प्लॉट भी अर्बन कहलाएंगे। अब पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होते ही वो एरिया 8 किलोमीटर का कर दिया गया कि अब उस एरिया की पॉपुलेशन जिसके यहाँ की 10 लाख से ज़्यादा है उस एरिया के बाहर 8 किलोमीटर के दायरे तक आने वाले प्लॉट भी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है। यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड की बात हो रही है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएंगे। तो बाकी जो उस दायरे से बाहर है वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। अब बात करते हैं कि TDS क्या है। ये एक तरह का इनकम टैक्स है जो सामने वाले सेलर का, जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं जिस सेलर को, उसका एक तरह का आप मान लीजिए इनकम टैक्स ही है जो आप काट कर पेमेंट में से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा रहे हैं। ये ड्यूटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें दे दी है। अब 1% TDS कब काटना है? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते हैं, तो जब आप पेमेंट को क्रेडिट करेंगे उस वक्त काटिए, या कैश या बैंक से पेमेंट करेंगे, जो भी दोनों में से जल्दी करें। यानी कि बुक्स में क्रेडिट करना और या पेमेंट करना, दोनों में से जो भी आप पहले करें उस वक्त आप TDS डिडक्ट करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखते हैं, तो जब भी आप पेमेंट करें वो पेमेंट करने से पहले आप 1% TDS काट लें। यहाँ पेमेंट की बात है, इंस्टॉलमेंट, लमसम, एडवांस, कोई भी, यानी कि जब भी पेमेंट करनी है, जितनी भी पेमेंट करनी है उसका 1% काट कर आपको जमा कराना है। कैसे जमा कराना है, कब तक जमा कराना है, किस फॉर्म में जमा कराना है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने लोन लिया है और लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो डायरेक्ट बैंक के थ्रू जो है सेलर के पास जा रही है,
तो मैं कैसे टीडीएस डिडक्ट करूंगा। मान लीजिए 10 लाख के प्लॉट पे पहली इंस्टॉलमेंट बैंक के थ्रू जाती है 3.5 लाख रुपए की। आप ये 3.5 लाख को समझिए कि ये 99% है, यानी कि 1% टीडीएस आपने काट लिया। यानी कि सेलर के पास आपने पेमेंट करनी थी 3,53,535 रुपए की, लेकिन आपने 3,535 उसमें से काट के 3,50,000 पे किए। अब वो 3,535 आप गवर्नमेंट को जमा करा दीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू के अलावा मैं जो वाटर फैसिलिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी के लिए या पार्किंग फैसिलिटी के लिए जो अलग से पेमेंट मैं कर रहा हूं, तो क्या वो भी प्रॉपर्टी कीमत में जोड़कर जो मैं पे करूंगा उस पर टीडीएस काटना है? जी हाँ, अब उस पर भी टीडीएस आपको काटना है। अब टीडीएस काटने जब हम जाते हैं तो एक सेक्शन आती है 203A। ये सेक्शन ये कहती है कि जो भी टैक्स डिडक्टर्स हैं, यानी कि जो भी टीडीएस काटते हैं, उनको टैन लेना है, कंपलसरी है। टैन यानी कि टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये भी पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर की तरह 10 डिजिट्स का होता है। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए हमें पैन रिक्वायर होता है, वैसे ही टीडीएस काट कर जमा कराते हुए हमें टैन रिक्वायर होता है। तो एक तरफ तो हम प्रॉपर्टी परचेज करने जाएं और उस पर टीडीएस काटें, उसको जमा कराएं और उसके लिए पहले हम 10 अप्लाई करें। तो जी नहीं, हमें 10 अप्लाई नहीं करना है। इनकम टैक्स एक्ट हमें ये रिलीफ देता है कि जो पर्सन 194IA सेक्शन के प्रोविजंस के अंतर्गत टीडीएस डिडक्ट करके जमा करा रहे हैं, उन्हें 10 अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, इतना रिलीफ हमें मिल गया। तो यानी कि हम अपने पैन की मदद से ही इसको जमा कराएंगे। कौन से फॉर्म में जमा कराएंगे? वो फॉर्म है हमारा 26QB। कैसे जमा कराएंगे वो हम आगे जानेंगे। एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं प्रॉपर्टी रीसेल के लिए परचेज करता हूं, यानी कि अभी खरीदी और अगले दिन सेल कर दी, तो क्या तब भी मैं टीडीएस काटूंगा? जी हाँ, आप तब भी 1% टीडीएस काटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बिल्डर से परचेज कर रहा हूं, तो आंसर है जी हां, तब भी आप 1% टीडीएस काटेंगे। अब एक क्वेरी आती है कि अगर दो जने मिलकर परचेज कर रहे हैं, या दो या तीन या दो से ज्यादा या एक से ज्यादा लोग जो है जिनके कंबाइन में प्रॉपर्टी थी, एक से ज्यादा, दो सेलर हैं, तीन सेलर हैं, वो सेल कर रहे हैं, तो क्या प्रोविजंस होंगे? अगर एक से ज्यादा खरीदने वाले हैं तो क्या प्रोविजंस होंगे? देखिए, प्रॉपर्टी की कीमत की बात हुई है। प्रॉपर्टी की कीमत मान लीजिए 50 लाख ही है, 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा पर ये अप्लाई होती है सेक्शन। अगर प्रॉपर्टी की कीमत मान लीजिए 50 लाख ही है, खरीदने वाले दो हैं, अब दोनों ये कहें कि अब मेरे ऊपर तो 25 लाख आता है, 25 लाख आता है, क्या तब भी हम दोनों पे ये सेक्शन अप्लाई होगी? अगर हम दो अलग अलग डिवाइड करें तो ये 25-25 लाख, यानी अब देखी जाएगी प्रॉपर्टी कीमत। प्रॉपर्टी की कीमत है 50 लाख, आप दोनों मिलकर एक ही प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टी की कीमत है 50 लाख या उससे ज्यादा, तो आप पे ये सेक्शन अप्लाई होती है। बेचने वाले हैं एक या एक से ज्यादा, तो एक ही प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और उसकी कीमत है 50 लाख या उससे ज्यादा, तो सेलर कितने हैं या बायर कितने हैं डजंट मैटर, प्रॉपर्टी एक है, वो डिवाइड नहीं की गई है, अलग अलग रजिस्टर नहीं की गई है, वो खरीदने वाले मिलकर खरीद रहे हैं और वो प्रॉपर्टी कईयों के नाम है और वो एक ही है, और बेचने वाले एक से ज्यादा हैं और खरीदने वाले भी अगर एक से ज्यादा हैं। प्रॉपर्टी बार बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्रॉपर्टी एक ही है और उसकी कीमत 50 लाख या उससे ज्यादा है, तो ये सेक्शन अप्लाई होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रॉपर्टी 50 लाख की ही है, खरीदने वाले बेचने वाले दो हैं, दो जनों के नाम पर ये प्रॉपर्टी है। अब उन्होंने मुझे बेची, अब 50 लाख की प्रॉपर्टी है, मैंने 25 लाख ए को देने हैं और मान लीजिए 25 लाख बी को देने हैं। अब उन 25 लाख में से मैं एडवांस दे रही हूँ 10 लाख ए को और 10 लाख बी को। अब पेमेंट की मैंने 10 लाख की, 10 लाख की पेमेंट करते ही मुझे 1% टीडीएस काट लेना है, यानी कि 10,000 रुपए। 10,000 रुपए मैंने ए में से काटे, 10,000 रुपए में से मैंने बी में से काटे, तो मैंने दो फॉर्म जमा कराने होंगे, ए के लिए और एक बी के लिए।
ऐसे ही मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, बेचने प्रॉपर्टी जो है वो दो जनों के नाम है, ए और बी के नाम, उसकी कीमत 50 लाख। अब खरीदने वाले भी दो हो जाते हैं, हम मिलकर खरीद रहे हैं। मान लीजिए मैं और मेरा फ्रेंड मिलकर खरीद रहे हैं, हम प्रॉपर्टी को दोनों अपने नाम पर करवा रहे हैं। अब प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख या उससे ज्यादा की देखी जाने तो कीमत है 50 लाख। सेक्शन अप्लाई हो जाती है। अब 50 लाख में से 25 लाख मैंने पे करने हैं, 25 लाख मेरे फ्रेंड ने पे करने हैं। वैसे ही 10 लाख मैंने ए को पे करने हैं और 10 लाख मैंने बी को एडवांस मनी। ऐसे ही फ्रेंड ने 10 लाख ए को और 10 लाख बी को एडवांस मनी पे करी और हम दोनों ने ए और बी की पेमेंट पे 10-10 हजार पे टीडीएस काट लिया। अब 10-10 हजार पे टीडीएस, 10 हजार का टीडीएस जो मैंने ए का काटा और 10 हजार का टीडीएस जो मैंने बी का काटा, वो दोनों मैंने दो फॉर्म से जमा कराने हैं। वैसे ही मेरा फ्रेंड भी दो फॉर्म जमा कराएगा, एक ए के लिए और एक बी के लिए, तो टोटल फॉर्म हो गए 4। ऐसे ही ये श्रृंखला आगे आप काउंट कर सकते हैं। आई रिपीट, प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख या उससे ज्यादा की ही पे ये अप्लाई होता है। खरीदने वाले अगर मिलकर ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो भी कीमत प्रॉपर्टी की देखी जाएगी 50 लाख या उससे ज्यादा। टोटल वैल्यू देखी जा रही है, जो दोनों मिलकर ले रहे हैं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर ले रहे हैं और मिलकर लेने पर टोटल उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा की है, तो ये सेक्शन अप्लाई होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब क्वेरी आती है कि मुझे टीडीएस कब और कैसे जमा करवाना होता है। हमें टीडीएस जमा कराना होता है 26 क्यूबी फॉर्म में। जिस महीने हम पेमेंट करेंगे उस महीने के खत्म होने के 30 दिन के अंदर हमें क्यूबी फॉर्म में जमा कराना है। क्यूबी फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है एनएसडीएल की साइट पे। हम उस फॉर्म में जाएंगे, क्लिक करेंगे, 4 ब्लॉक हमारे सामने ओपन होंगे। पहले ब्लॉक में हमें पैन नंबर की डिटेल डालनी है, अपनी और सेलर की। पैन नंबर की डिटेल 2 बार डालेंगे और फिर सेकंड ब्लॉक में हमसे पूछी जाएगी सेलर की और बायर की एड्रेस डिटेल। थर्ड ब्लॉक, उसमें मांगी जाएगी हमसे प्रॉपर्टी की सारी डिटेल, प्रॉपर्टी कब परचेज की, प्रॉपर्टी की कितनी इंस्टॉलमेंट आपने पे करी, उस पर कब आपने टीडीएस काटा, कितना काटा, और फिर ले जाएगा हमें फोर्थ ब्लॉक में जमा करवाने के लिए। वहां पर हमें 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे कि अभी के अभी आप ऑनलाइन पेमेंट जमा करा रहे हैं तो ये ऑप्शन यूज कीजिए, और अगर नहीं तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट नंबर लीजिए और उसके बाद अपने चेक को साथ लगाकर एक ऑथराइज्ड बैंक में जाइए, जमा कराइए और वहां से चालान ले लीजिए जो प्रूफ होता है कि आपने टीडीएस जमा कराया। यहाँ पे क्वेरी आती है कि अगर सेलर पैन जो है प्रोवाइड नहीं करता या उसके पास पैन नहीं है, इस कंडीशन में मैं क्या करूं, क्योंकि पैन सेलर का वहां पर आपको भरना है। अगर पैन सेलर का आपको नहीं है या वो प्रोवाइड नहीं कराता है तो वहां पर आप 1% नहीं 20% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो ये है 26 क्यूबी की प्रोसेस। अब बात करते हैं कब तक जमा कराना है। जो महीने आपने पेमेंट करी उस महीने के खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को पता कैसे चलेगा कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी और मैंने टीडीएस नहीं काटा। जब रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार 50 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी पर पैन नंबर कंपलसरी कर देते हैं। पैन नंबर की इंफॉर्मेशन सालाना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स के पास चली जाती है और वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये वेरीफाई कर लेते हैं कि जिन प्रॉपर्टीज की कीमत 50 लाख या उससे ज्यादा की थी तो उनके खरीदने वालों ने क्या कोई टीडीएस टाइम पे जमा कराया है और या ठीक जमा कराया है या नहीं कराया है। अगर टीडीएस जमा नहीं कराया है या ठीक जमा नहीं कराया है तो नोटिस उनके पास आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मैं जमा नहीं कराता हूं तो क्या इंटरेस्ट और पेनल्टीज है। अगर आप जमा टीडीएस नहीं कराते हैं तो आप पर जो इंटरेस्ट और पेनल्टीज हैं वो इस तरह से हैं। 26 क्यूबी अगर महीना खत्म होने के 30 दिन के अंदर जमा नहीं होता तो हर दिन के लिए 200 रुपए की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। और अगर 200 रुपए जोड़ते 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 आपका अमाउंट पेनल्टी का आपके टीडीएस अमाउंट से ज्यादा हो जाता है तो ये लिमिट है कि आप टीडीएस अमाउंट तक ही पेनल्टी पे करें। इंटरेस्ट, अगर आप टीडीएस काटते ही नहीं है तो इस पेनल्टी के अलावा
आप पर 1% इंटरेस्ट लगेगा उस टीडीएस अमाउंट का आपको फॉर द मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। यानी कि अगर किसी महीने के 4 या 5 दिन भी आप काउंट करें तो वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होगा, वो पूरा मंथ काउंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं लेकिन जमा नहीं कराते हैं तो ड्यू डेट होने के बाद इंटरेस्ट रेट 1% नहीं 8% लगती है। टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो 1%, टीडीएस डिडक्ट करके रख लिया जमा नहीं कराया तो 8%। अब बात करते हैं एक और पेनल्टी की। अगर 1 साल तक कोई भी प्रोसेस नहीं की जाती है तो इन सब पेनल्टीज के अलावा एक पेनल्टी और लगती है, वो मिनिमम 10,000 है और मैक्सिमम 1 लाख को डिपेंड करता है एओ के ऊपर। अब एक क्वेश्चन आता है कि जिसका हम टीडीएस काटेंगे, जब सेलर का हमने टीडीएस काटा तो क्या सेलर हमसे कोई सर्टिफिकेट डिमांड नहीं करेगा? जी हाँ, सर्टिफिकेट जो है जो एक प्रूफ है कि आपने टीडीएस जो है जमा कराया है, उसके लिए आपको 3 या 4 दिन के बाद, टीडीएस जमा कराने के 3 या 4 दिन के बाद एक साइट है ट्रेसिस, उस साइट पर जाकर डाउनलोड ऑप्शन में वहां पे आपको 16B फॉर्म में अपनी डिटेल्स डालनी होंगी और वो सर्टिफिकेट 16B जो है वो सर्टिफिकेट आपको सेलर को प्रोवाइड करना होगा 15 दिन के अंदर। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 16B एक सर्टिफिकेट है कि आपने इस पर्सन का टीडीएस काट कर इस डेट पर जमा कराया था, जिसका क्लेम वो पर्सन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकता है। तो ये थे हमारे 194 IA सेक्शन के रिलेटेड प्रोविजंस। इन शॉर्ट, अगर कोई पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा की परचेज करता है और उसकी पेमेंट करता है, परचेज होनी चाहिए रेजिडेंट से, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होना चाहिए और 1% टीडीएस जो है वो काटना है हर पेमेंट में, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो या लमसम में हो, जब जब पेमेंट होगी तब तब 1% काटना है। क्रेडिट करे या पे करे, जो भी पहले होगा उस पर उसको टीडीएस काटना है और जमा कराना है। जमा कराना है जिस महीने पेमेंट की है उस महीने के खत्म होने के 30 दिन से पहले। कौन से फॉर्म में? 26QB फॉर्म में। वो कहाँ मिलेगा? एनएसडीएल की साइट पे। आप बिना लॉगिन किए भी वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। उस फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या चाहिए? आपको अपने पैन नंबर डिटेल, सेलर की पैन नंबर डिटेल, एड्रेस डिटेल, प्रॉपर्टी की डिटेल, इंस्टॉलमेंट कितनी पे कर रहे हैं, टीडीएस उस पर कितना पे कर रहे हैं, साथ ही आपको जो है ऑनलाइन पे करने और ऑफलाइन पे करने की दोनों फैसिलिटी दी जाती हैं। अगर आप पे नहीं करते हैं तो आप पे पेनल्टीज भी हैं और इंटरेस्ट भी है। तो इन सब से बचने के लिए, इंटरेस्ट और पेनल्टीज से बचने के लिए आप जो है टीडीएस टाइम पे डिडक्ट करें और टाइम पर ही जमा कराएं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी या फिर आपके उन फ्रेंड्स के काम आएगी जो इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।